अगर आप लोगों का भी ये मानना है कि एक रेप के पीछे खाली एक रेपिस्ट का हाथ होता है तो प्लीज़ स्किप दिस वीडियो, ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। और अगर मैं बात करूं हाल ही में हुए कोलकाता रेप केस के बारे में, तो उस रेप केस के बारे में आज के टाइम पे सोशल मीडिया पर आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बट मैं यहाँ उसके बारे में बात करने नहीं आया हूँ। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कोई केस इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। आज से काफ़ी पहले भी रेप केसेस हाईलाइट हुए हैं, बट सोचने की बात तो ये है, क्या इस रेप केस से पहले इंडिया के अंदर रेप नहीं हो रहे थे? द फैक्ट इज़ दैट वो सारे केसेस हाईलाइट नहीं हो रहे थे। रेप केसेस उस टाइम भी उतने थे और आज की तारीख में भी उतने हैं, और देखते ही देखते बहुत ज़्यादा ब्रुटैलिटी के साथ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और आज हम उस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में सोशल मीडिया पे आप सभी को सुनने में आ चुका होगा। और इतने सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करना कोई छोटी बात भी नहीं है, तो क्यों आजकल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं? ये रीज़न तो मुझे नहीं पता है, बट एक कॉमन चीज़ ये भी है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लाख और मिलियंस में अपने फॉलोअर्स गेन करके रखता है, कोई छोटा सा सोशल मैसेज नहीं डाल सकता लोगों के बीच में। अब ये चीज़ तो मुझे नहीं पता है, बट मैं जो बात करने वाला हूँ, मैंने अपनी साइड से रिसर्च भी करी है और काफ़ी लोगों से भी कंसल्ट करा है, जो कॉमन लोग भी हैं और कुछ थोड़े स्पेशलाइज भी हैं। उन सबसे मैंने यही चीज़ पूछी है कि वाई देयर इज़ द केसेस ऑफ रेप। तो क्या ये रेप केसेस किसी पर्टिकुलर की वजह से हैं? क्या इन केसेस के पीछे खाली एक रेपिस्ट का ही हाथ है, या इनके पीछे सोसाइटी का भी हाथ है? जस्टिस सिस्टम, इवोल्यूशन ऑफ द जेनेटिक्स और सोसाइटी, ये चीज़ें मैटर करती हैं इस बड़े क्राइम के लिए? ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। बेसिकली मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, जिसमें पहले पार्ट्स के अंदर हम ये बात करने वाले हैं हु बिकम्स द रेपिस्ट, सेकंड पार्ट के अंदर हम बात करेंगे हुज फॉल्ट, और थर्ड पार्ट के अंदर होने वाला है सॉल्यूशन। तो आइए बात करते हैं हु बिकम्स द रेपिस्ट अपने पहले पार्ट की तरफ। आइए बात करते हैं कौन लोग होते हैं ये रेपिस्ट और कहाँ से आती है उनकी मेंटेलिटी, और इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मैं यहाँ किसी गलत आदमी की साइड लेने नहीं बैठा हूँ, मैं खाली उन फैक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो पता सबको होते हैं, बट उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आप लोगों ने मधुमिता पांडे जी का नाम सुना होगा। उन्होंने तिहाड़ जेल के अंदर 100 कन्विक्टेड रेपिस्ट का उन्होंने वहाँ जाकर इंटरव्यू करा था और उनके माइंडसेट को जानने की कोशिश करी थी, और उनकी रिसर्च के बाद जो उन्होंने आंसर दिया वो देखने लायक। उनका एक सीधा जवाब था कि सारे रेपिस्ट कॉमन पीपल होते हैं, बट उनकी माइंड मेंटालिटी और उनका साइकोलॉजी बहुत अलग होता है। व्हेन शी वाज इंटरव्यूइंग द रेपिस्ट, उनको एक रेपिस्ट ने आंसर दिया बिना किसी फियर के कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। दिस वॉज समथिंग जो किसी को सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि ऐसा कौन क्यों ही बोल सकता है। उनके हिसाब से जो विक्टिम था उसने उनको साइन दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने वो चीज़ करी थी। और जैसा भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रेपिस्ट के बारे में बात करेंगे, तो मैंने इन क्रिमिनल्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करा है, जिनके अंदर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ। सो एट फर्स्ट हम लोग बात उन लोगों की करेंगे जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं या फिर ईजी टारगेटिंग होते हैं, जो किसी टारगेट के चक्कर में बैठे रहते हैं। मैं चक्कर इसलिए बोल रहा हूँ, इनके हिसाब से कोई ईजी टारगेट सबसे बेस्ट टारगेट होगा। क्यों? क्योंकि ईजी टारगेट का मतलब ये है या तो कोई छोटी बच्ची या फिर कोई ऐसी ओल्ड एज वुमेन जो टारगेट बनने के बाद भी कुछ एविडेंस। मैं यहाँ किसी एक पर्टिकुलर रेप केस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सारे रेप केसेस के बारे में और उन सब के पीछे की सच्चाई आपको बता रहा हूँ। सेकेंडली अगर हम बात करें तो वो लोग आते हैं जिनके अनसेटिस्फाइड नीड होती है, जिनका खाली टारगेट ये नहीं होता कि उनको अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करनी है, बल्कि उनका टारगेट ये होता है कि जो मेरे अंदर की हवस, जो मेरे अंदर की पहले से है, उसको मैं पूरी तरीके से खाली कर दूँ। और इसके चक्कर में आके हमारी इजी टारगेटिंग होती है या फिर अपॉर्चुनिस्ट बन जाते हैं। तीसरे नंबर पे बात करें, लोग होते हैं जो इमोरलिटी के शिकार होते हैं, जिनको नहीं पता होता है कि लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। इन्हें आप कह सकते हो कि थोड़े बैकवर्ड साइड से आते हैं। मैं किसी को यहाँ टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। इनके हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर जस्ट होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको पता ही नहीं होता है ऐसी कोई चीज़ भी है, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। आप बचपन से एक ऐसे स्कूल में पढ़े हो जहाँ आपको कुछ पढ़ाई ना गया हो, या फिर आप स्कूल ही नहीं गए हो, तो आपको क्या एजुकेशन होगी लॉ के बारे में, और क्या ही एजुकेशन होगी आपको किसी रूल्स और रेगुलेशन के बारे में। तो ऐसे लोगों के हिसाब से डोमिनेंस इज द रियल आंसर। इनके हिसाब से डोमिनेंट हो जाना, किसी को कंट्रोल में कर लेना अपना, वो एक रियल सॉल्यूशन होता है अपने सेक्सुअल डिजायर को मिटाने का। और इन लोगों का परसेप्शन और एटीट्यूड टुवर्ड्स लॉ एक अलग ही होता है। ये लॉ को एक बहुत छोटी नज़रों से देखते हैं कि लॉ या फिर हमारे जो रूल्स हैं, जो जस्टिस सिस्टम है, वो थोड़ा ही तो कर लेगा हमारा, इतना ज़्यादा तो हमको डैमेज नहीं कर सकता। और फिर लोग आते हैं जो अपनी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन मिटाना चाहते हैं। जस्ट लाइक आपने बहुत सी जगह देखा होगा, कुछ लोगों के घर में इतने अच्छे रिलेशन ना होने की वजह से उनको बाहर जाके अपनी सेक्सुअल नीड और सेक्सुअल डिज़ायर पूरे करने। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपॉर्चुनिस्ट के साथ साथ एक ऐसी चीज़ को देखते हैं जो ईजी टारगेटिंग भी हो और जो उनके साथ के हो, क्योंकि साथ के बंदे
बंदे को ट्रस्ट कर कर उसके साथ कुछ भी ऐसा घिनौना काम करना ईजी होता है। और फिर वो लोग आते हैं जिनकी लैक ऑफ पेरेंटिंग सपोर्ट और या फिर जिनका पेरेंटिंग स्टाइल सही से नहीं किया गया हो। क्यों? क्योंकि उनको मोरालिटी नहीं पता होती, उनको बेसिक एडिकेट्स नहीं पता होते हैं किसी वुमेन के साथ कैसा आपको बिहेव करना होता है और कैसा आपको उनके साथ घुल मिल कर रहना होता है। ये चीज़ें आपको पहले से ही दिख जाएंगी। आपने गलियों में, मोहल्लों में बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो लड़की को टीज़ करते हैं, जाके चिढ़ाते हैं, कुछ कमेंट्स पास करते हैं। तो इस रेप केस की, एक रेपिस्ट की मेंटेलिटी की वहीं से स्टार्टिंग हो जाती है। बहुत से लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज कर सकते हैं कि नई उम्र का लड़का है, खून उबाल माल रहा होगा, ऐसे कमेंट्स मार के लोग भी उसको छोड़ देते हैं। बट दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट द वे यू ट्रीट अ पर्सन हु इज़ डूइंग समथिंग रॉन्ग। क्योंकि जो चीज़ गलत है वो गलत है, ये हम सभी को पता है, बट हम लोग फिर भी नहीं एक्शंस ले पाते। क्यों? हम लोग अपनी वुमेन्स को कहते हैं कि आप लोग सेफ्टी के साथ चलो, आप लोग रात में ना निकलो, तो इसमें उनकी क्या गलती है? क्योंकि काम और वुमेन एम्पावरमेंट तो सबका हक है और ये हमारी गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से काम कर रही है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। फिर मैं बात करूँ उस मेजर रीज़न की वजह से जिसकी वजह से 10% रेप्स केसेस होते हैं। अक्सर अल्कोहल और ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में आकर ये केसेस को अंजाम देते हैं, क्योंकि अल्कोहल और ड्रग्स के कंज्यूम करने के बाद इंसान अपने सेंसेस से बाहर हो जाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत बड़ी चीज़ भी बहुत छोटी दिखाई देती है। आपने सड़कों पे ही देखा होगा, जो ओवर ड्रंक होते हैं या फिर जो कोई ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में होता है, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो या तो बिल्कुल ही एग्रेसिवली आपके साथ बिहेव करेंगे या फिर बिल्कुल नॉर्मलाइज होकर बहुत ही ठंडे तरीके से बिहेव करेंगे। बट जो एग्रेसिवली बिहेव करते हैं उनकी मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है क्योंकि अब तो हम शेर हैं, हमें कोई रोक भी नहीं सकता। अल्कोहल और ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में आके कुछ भी चीज़, कुछ भी कंडीशन में इंसान कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता है। और अगर मैं रेप केसेस की बात करूं जिनमें एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसे बेसिकली लोग गैंग रेप्स कहते हैं। मैं यहाँ किसी का फेवर नहीं ले रहा हूँ, बट मैं फैक्ट बता रहा हूँ। रेप केसेस के अंदर यही देखा जाता है, जो कि एक से ज़्यादा लोग करते हैं, उनमें मोस्टली लोग तो अपने डिज़ायर से करते हैं, बट एक या दो ऐसे होते हैं जो पीयर प्रेशर के अंदर भी इस चीज़ को कर देते हैं। वहाँ उनको अपनी मस्कुलिनिटी, अपनी मैन पावर दिखानी होती है कि हम भी किसी से पीछे नहीं हैं, मेरे दोस्त ये चीज़ कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और अगली अगर मैं बात करूँ तो वो है प्रोवोकेटिव बॉडी लैंग्वेज, जिसके मेजरली 20% केसेस आते हैं रेप। प्रोवोकेटिव बॉडी लैंग्वेज के बारे में आपको समझाऊं, ये कुछ इस तरीके से वर्क करती है, एक आदमी को ऐसा लगता है कि जो वुमेन उसके सामने से निकली है या फिर जो उसके कनेक्शन में है, उसके साथ इंटीमेट होने के लिए रेडी है, ड्यू टू देयर पर्सनैलिटी एंड देयर लुक्स। वहाँ उनकी साइकोलॉजी काम करती है। उन लोगों की मेंटेलिटी ही ये होती है कि दे आर द स्मार्टेस्ट और वो जो भी चाहे वो कर सकते हैं। वो गलत गेस्चर की वजह से अपने सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करने की कोशिश करते हैं और वो चीज़ नहीं हो पाती, देन वो चीज़ फोर्सफुली करते हैं। इसके पीछे आपका एक फैक्टर और काम करता है, इवोल्यूशन ऑफ जेनेटिक्स। एज वी ऑल नो, हमारे मेल जेनेटिक्स हमेशा से स्टार्टिंग से ही रहे हैं डोमिनेंस, और मेल की हमेशा से ही आदत रही है रूल करने की या फिर अपने आप को पावरफुल दिखाने की। बहुत सारे एनिमल्स भी ऐसा करते हैं कि जो कि पावर दिखाकर फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और ऐसा ही कुछ लोगों की मेंटेलिटी भी होती है। वो लोग ये सोचते हैं कि वो मस्कुलिन दिखकर किसी वुमेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, और वो चीज़ नहीं होती है, देन वो अपनी पावर का यूज़ करते हैं टू कंट्रोल एवरीथिंग। उनके हिसाब से ये चीज़ गलत नहीं होती, दे आर जस्ट शोइंग देयर पावर, एंड उनके हिसाब से मस्कुलिन होना, एक पावरफुल आदमी होना वुमेन की नीड है। अगर मैं बात करूं वेस्टर्न स्टाइल ड्रेस या फिर शॉर्ट ड्रेसेस के बारे में, तो लोग बोलेंगे कि ये तुम्हारी सोच गलत है, बट मेजरली लोगों की सोच ऐसी ही होती है। उनको शॉर्ट ड्रेस देख के या फिर कोई वेस्टर्न ड्रेस देख के उनके अंदर का सेक्सुअल डिज़ायर बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से उन लोगों का तो कुछ नहीं होता है जो इस डिज़ायर को बढ़ाते हैं। मान लो आपने किसी वीडियो को देखा है, किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे देखा है जहाँ कोई वुमेन आपको आपके सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ा रही है, देन आप वहाँ तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसका लेवल तो आपके बराबर नहीं है, आप उसको तो अचीव नहीं कर सकते। बट उसका शिकार बनती हैं वो लड़कियाँ जो उनके आस पड़ोस से गुजर रही होती हैं, जो आज उसको अपने सेक्सुअल डिज़ायर पे, अपने इमोशनल डिज़ायर्स पे कंट्रोल नहीं है, और वहाँ भी रेप केसेस होते हैं। देन इंसान को जो भी मिलता है वो उसको उसी मेंटेलिटी से देखता है। और मेजरली अगर आप रेप केसेस पे ध्यान दोगे, ये वही लोग करते हैं ज़्यादातर जो घर के रिलेटिव होते हैं। छोटी बच्चियों के साथ आपके ज़्यादातर रेप केसेस वही मिलेंगे जो उनके जानकार होते हैं। इसका रीज़न के पीछे जाएं तो इसका रीज़न ये होता है, उन लोगों की मेंटेलिटी ही ऐसी होती है कि वो छोटे बच्चे या फिर किसी फैमिली के रिलेटिव ही होते हैं। उनका पहला टारगेट ये होता है कि किसी के साथ कनेक्शन बनाना, और उसके साथ कनेक्शन बनाने के लिए वो उसको अच्छी तरीके से ट्रीट भी करेंगे, उसके साथ खेलेंगे भी, उसको छोटे मोटे गिफ्ट्स देके इम्प्रेस भी करेंगे। सब चीज़ें करने के बाद वो उसका ट्रस्ट जीतते हैं, और जब भी कोई घर में ना हो या फिर उनको ऐसा कोई टाइम मिले, टाइम पे वो टारगेट ईजी टारगेट हो, उस टाइम वो ये काम करते हैं। अगर हम बात करें रिवेंज की, क्या बदले की भावना की वजह से भी रेप केसेस होते हैं? यस, इसकी वजह से भी रेप केसेस होते हैं। और ये क्यों होते हैं? ये वहीं होते हैं जहाँ पर मेल अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करता है, मेल अपना पावर दिखाने की कोशिश करता है। और मान लो कि वो वुमेन उसको किसी बात पे डांट देती है या फिर उनकी किसी बात पे झड़प हो जाती है, तो वहाँ उनके मन में यही चीज़ आती है कि वुमेन के खिलाफ मैं क्या ही कर सकता हूँ,
उनके हिसाब से रेप इज़ द क्लियर सॉल्यूशन। अगर किसी औरत से उसकी इज्जत ही छीन ली जाए तो उसके पास बचेगा क्या। और अगर मैं बात करूं एजुकेशन की, क्या इस चीज़ पे एजुकेशन लेवल का भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है? लोग अनएजुकेटेड होने के बाद भी अच्छे संस्कार के साथ बढ़ते हैं। कुछ एजुकेटेड लोग भी ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली में एडिकेट्स ही नहीं सिखाते हैं। वो अपनी फैमिली को ये नहीं सिखा पाते, अपने बच्चों को ये नहीं सिखा पाते कि किस तरीके से एक वुमेन को ट्रीट करा जाता है। हाँ, इसमें एक और चीज़ है, सबसे बड़ा रोल इसमें मेजर रोल फ्रेंड सर्किल का भी होता है। आपके जो भी फ्रेंड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। एंड एट लास्ट दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा मेजर कॉज करते हैं रेप केसेस। मैं बात करूंगा वो लोग जो पावर पे होते हैं। पावरफुल होने का मतलब लोगों के हिसाब से यही है टू कंट्रोल एवरीथिंग। काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है पावरफुल लोगों को ना सुनना नहीं पसंद होता है। जस्ट इसमें अगले आदमी का कंसल्ट हो या ना हो, अगला एग्री हो या ना हो, उनको हाँ ही सुननी है। और ऐसे लोग ऐसे केसेस करने के बाद आसानी से बच भी जाते हैं, बिकॉज उनके पावरफुल और उनका बैकग्राउंड इस तरह स्ट्रांग होता है कि कोई उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाता। और उनको ये भी पता होता है कि अगर मैं कुछ भी करूँगा देन मेरे पास बैकअप है, मैं अच्छी तरीके से डिफेंड हो जाऊँगा, मैं आराम से इन चीज़ों से बाहर आ जाऊँगा। और यही बात करें कुछ लोगों के बारे में, अगर कोई लोग ना भी सुन ले तो वो चीज़ अपने ईगो पे ले जाते हैं, जहाँ वो अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ऐसे गलत काम भी कर देते हैं। और एट लास्ट मैं बात करूँगा रिलीजियस के ऊपर। मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करने वाला हूँ, बट एक छोटा सा फैक्टर बताता हूँ। इंडिया के अंदर और देशों में भी रिलीजियस को लेकर ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। लोग दूसरे के रिलीजियस को या फिर दूसरे की कास्ट को हार्म पहुँचाने के लिए एक सीधा वे चुनते हैं। इसका रिजल्ट निकल के आता है कि दूसरे की वुमेन के साथ कुछ गलत कर देना या फिर उनके साथ कुछ ऐसा कर देना ताकि वो समाज में मुंह दिखाने लायक ना। और एट लास्ट मैं बात करूंगा श्रीला प्रभुपदा की। उनका एक कोट भी है, ए डिमोनिक सोसाइटी, इनोसेंट एनिमल्स आर किल्ड टू सेटिस्फाई द टंग, इनोसेंट वुमेन्स आर टॉर्चर्ड टू सेटिस्फाई द सेक्सुअल इंडल्जेंस। एंड श्रीला प्रभुपदा जी इज द फाउंडर ऑफ इस। अब आते हैं अपने सेकंड चैप्टर पे, हुज फॉल्ट। ये सारी गलती है किसकी? ऑब्वियसली इन सबके पीछे एक क्रिमिनल माइंडसेट और एक क्रिमिनल की तो गलती है ही। क्या इसके पीछे वेस्टर्न और शॉर्ट ड्रेसेस या फिर सोशल मीडिया, ये सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी इसलिए आपके सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाएगी, या फिर लोग अपने सेक्सुअल डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए सोशल मीडिया पर आते हैं। आप मोस्टली कमेंट्स पे देख सकते हो या फिर किसी इंस्टाग्राम पोस्ट पे देख सकते हो। मैं खाली किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ भी, मैं जस्ट एक फैक्ट बता रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे अगर आप देखोगे तो मोस्टली कमेंट्स के नीचे आपको यही मिलेगा, पेड सर्विस, बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं ऑन कैमरा उसका नाम नहीं ले सकता। वो सारी चीज़ें भी आजकल आकर यूथ को एक गलत डायरेक्शन में लेके जा रही है, जिसकी वजह से यूथ का बचपन से ही जो एक एवोल्यूशन होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। और वेस्टर्न और शॉर्ट ड्रेस ऐसे इम्पैक्ट करती हैं, एक पुअर मेंटेलिटी का आदमी किसी वेस्टर्न या शॉर्ट ड्रेस को देखकर जल्दी से अपने सेंसेस के बाहर आ जाएगा और अपने सेंसेस खो बैठेगा, क्योंकि उसके लिए वो चीज़ कॉमन नहीं है। उसके लिए वो चीज़ कॉमन क्यों नहीं है? क्योंकि बचपन से वो ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं रहा है जहाँ पर उसको वुमेन्स को इस तरीके से इस रूप में देखने की आदत हो। उसकी मेंटल और उसकी साइकोलॉजिकल फैक्टर वहाँ जाकर फेल हो जाते हैं और वो अपने सारे सेंसेस खोकर उस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, इसको पाने की ओर बढ़ जाता है। वहाँ वो अपने सेक्सुअल डिज़ायर को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करने के लिए चीज़ की ओर ना जाकर, जो कि हार्ड टारगेट है, एक ईजी टारगेट पकड़ता है, जिसका शिकार आजकल इनोसेंट वुमेन्स हो जाती है। और इसके पीछे फॉल्ट एजुकेशन का भी है। कुछ लोग सही से एजुकेटेड नहीं हो पाते हैं, की वजह से उनको रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशंस का नहीं पता होता है, किस तरीके से किस पीपल से या फिर किस वुमेन से किस तरीके का बिहेव करना है, रिलेशनशिप कैसे बिहेव करना है, अपने पार्टनर के साथ कैसे बिहेव करना है, और क्या हमारा यूथ सही डायरेक्शन में जा रहा है। ये एक कॉमन क्वेश्चन है लोगों का, जो लोग गूगल पे भी सर्च करते हैं। अगर मैं बात करूँ गूगल के लेटेस्ट और रिसेंट सर्च की, तो लोगों ने सबसे ज़्यादा पोर्नोग्राफी कंटेंट की तरफ सर्च करा है। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो आज भी पोर्नोग्राफी को प्रमोट कर रही हैं और लोग उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्या उनके पास इतने सेंसेस नहीं होते कि वो उस चीज़ से दूर चले जाएं? सबके पास सेंसेस होते हैं, बट उसका रीज़न ये है, हमारे सेक्सुअल डिज़ायर जब ट्रिगर होते हैं तो इंसान कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता है, फिर उसको गलत और सही में फ़र्क नहीं दिखता। और शर्मनाक बात तो ये है, लोगों ने जो आजकल रेप केसेस हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाने तो छोड़ो, उनकी वीडियोस तक सर्च करिए। दिस इज़ अ शेम टू द सोसाइटी। हमारी सोसाइटी इतना नीचे जा चुकी है। और एट द लास्ट पार्ट जो है हमारा सॉल्यूशंस। अगर मैं किसी कॉमन आदमी से पूछूं क्या इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन है, या किसी राह चलते इंसान को पकड़ के पूछूं इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो उन सबके हिसाब से एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए कि हार्ड से हार्ड उनको सज़ा मिलनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जितनी ब्रूटैलिटी उन्होंने दिखाई है विक्टिम के ऊपर, उतनी ब्रूटैलिटी उनके साथ होनी चाहिए। मेरा मानना भी यही है, जितना ब्रूटैलिटी के साथ उन्होंने ये करा है उतनी ब्रूटैलिटी उनके साथ भी होनी चाहिए। किसी के मन में डर बैठाने के लिए उसको सज़ा मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका पकड़ा जाना भी इंपॉर्टेंट है।
मान लो कि आप एक स्कूल में हो, वहाँ पर आपको पता है कि अगर आपने कुछ भी ऐसी हरकत करी तो आपको रस्टिकेट कर दिया जाएगा। वहीं दूसरे आदमी की मेंटेलिटी है, अगर मैं पकड़ा गया तब मेरे को रस्टिकेट करा जाएगा। दोनों चीज़ों में डिफरेंट है। और ये डिफरेंस ऐसा है कि एक को पता है कि सज़ा मिलेगी बट उसे पकड़े जाने का डर नहीं है, और एक को पता है कि उसे पकड़े जाने का भी डर है। उनको सज़ा का भी डर होना चाहिए और पकड़े जाने का, दोनों का, तब ये सिस्टम अच्छे से वर्क करेगा। एक सॉल्यूशन ये भी है कि हम बचपन से ही लोगों को एक एजुकेशन ऐसी दें, बड़े होकर उनके सेक्सुअल डिज़ायर ट्रिगर होने के बाद उनके माइंड को, उनके साइकोलॉजी को इफेक्ट ना करें। जैसे कि हम अपने बचपन से लड़कियों को सिखाते हैं कि ऐसे उठना बैठना चाहिए, ऐसी जगहों पर आपको जाना चाहिए, ऐसे ही क्यों ना लड़कों को भी सिखाया जाए कि हमको वुमेन के साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए डेट शी फील्स सिक्योर। और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इंडिया के अंदर इस चीज़ पे काम भी कर रही हैं। इस चीज़ का इम्पैक्ट हमको दिख भी रहा है। अब रिसेंट हुए कोलकाता केस के बाद यूथ हमारा सड़कों पर भी है और जगह जगह प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। हमारे यूथ इस प्रोटेस्ट में पूरी तरीके से इन्वॉल्व भी है, जो कि एक हद तक बहुत सही है। और खाली इतना ही नहीं, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे लॉ को भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि ये केसेस आने वाले फ्यूचर में और कम हों। किसी को ऐसे सेक्सुअल डिज़ायर, किसी के ट्रिगर होते हैं, सबसे बेटर सॉल्यूशन आपका है। आपको सबको पता होता है कि हमारी मेंटेलिटी कब जाके ऑफेंसिव होगी, कब डिफेंसिव होगी। तो सबसे बेटर सॉल्यूशन है आपका मेडिटेशन। मेडिटेशन से आप अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना सीख सकते हैं। सो मेडिटेशन से आप हेल्दी भी रहोगे और आपकी मेंटेलिटी भी अच्छी होगी। और एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर मेरी कहीं भी बात आपको किसी को ऑफेंस करती है, किसी को ऑफेंड करती है, या कहीं से भी मेरी कोई भी बात गलत लगती है, तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। और कुछ चीज़ें अगर आपको सही भी लगी तो वो चीज़ें भी आप ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा कि ये पार्ट हमको सबसे अच्छा लगा। और मेरा एट लास्ट आप सभी से यही निवेदन है, ये रिक्वेस्ट है कि हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी अपने प्लेटफॉर्म पे आकर इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए। ये चीज़ें हर कोई देखता है और हर किसी के पास राइट भी है चीज़ों के बारे में बोलने का, बट किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस होकर आप पीछे ना हटें। प्लीज़ इस चीज़ के बारे में बोलना सीखें। जो चीज़ गलत है वो गलत है और यूथ गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएगा।